नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं कर्मा आयुर्वेदा। आज का एपिसोड किडनी पर होने वाला है कि किडनी को कौन-कौन से स्टेजेस पर खराब हो सकती है, कितने स्टेजेस होते हैं, क्रेटिनिन कैसे बढ़ता है, जीएफआर क्या होता है और तरह-तरह के क्वेश्चन हम पूछेंगे, जिसके लिए डॉक्टर निखिल शर्मा हमारे साथ मौजूद है कर्मा आयुर्वेदा के स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं कर्मा आयुर्वेदा। आज का टॉपिक है किडनी। किडनी से रिलेटेड हम कुछ ऐसे तथ्यों के सामने आपके सामने लाएंगे जिसको जानकर आप अपने जीवन में कैसे अपने जीवन को सुधार सकते हैं, इसका पूरा बायोडाटा हम आज आपको देने वाले हैं। आज हमारे साथ सीनियर डॉक्टर निखिल शर्मा मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर सर, आप कैसे हैं? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तो सर, सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि क्रेटिनिन क्या है? पहले तो आप ये समझाइए और उसके बाद कि क्रेटिनिन कौन से लेवल पर किडनी के लिए खराब हो सकता है या किडनी किससे कितने लेवल पर फेल हो सकती है, ये समझाइए। जी, उससे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं डॉक्टर शर्मा बात करूँगा सीकेडी के ऊपर। और जैसे कि सवाल किया सर ने, क्रेटिनिन सर हमारी बॉडी का दो तरह से बनता है। इसको एक वेस्ट की उपाधि मिली है, ये एक तरह का वेस्ट है। क्रेटिनिन, यूरिया, ज़ैंथीन, प्यूरिन, ये सब वेस्ट होते हैं। प्रोटीन हम लोग सब खाते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत ही ये बायो प्रोडक्ट के रूप में बनता है। और दूसरा क्रिएटिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है। मसिल जब डिस्ट्रक्ट होती है या उसके एनर्जी जब रिलीज होती है, तब भी तो क्रेटिनिन नाम का वेस्ट बनता है। तो दो तरीके से ये बॉडी में निरंतर बनता है। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो क्रेटिनिन है वो वेस्ट किस वजह से बन सकता है, या फिर जैसे कि हम कुछ गलत खा रहे हैं उस वजह से बन सकता है, या फिर कोई और इसमें पता नहीं, गलत तरीका नहीं, ये बॉडी के जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म, इसी तरह प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है। ठीक है। मसिल जब टूटता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तब भी जब भी एनर्जी रिलीज होती है, कोई प्रोसेस होता है, उसका एक बायो प्रोडक्ट बनता है। उसी तरह से क्रेटिनिन एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म का एक बायो प्रोडक्ट है। तो सर, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि कौन से क्रेटिनिन लेवल पर किडनी फेल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं? जी, वैसे हर पैरामीटर के लिए एक रेंज दी जाती है, जो अपर लिमिट से लोअर लिमिट तक। तो इसी तरह से आजकल के मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है, उसमें 0.06 से लेकर 1.2 या 1.3 तक एक रेंज बताई गई है, जो नॉर्मल क्रेटिनिन लेवल जिसके अंतर्गत रहना चाहिए। जब भी 1.3 से पार होके क्रेटिनिन रेगुलर बेसिस पे मिलता है, उसके साथ में जब यूरिया और भी वेस्ट जो हैं वो बाहर जाते हैं रेंज से, तब माना जाता है कि किडनी पे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। ठीक है जी। तो सर, जैसे अब हम एक एवरेज पर्सन को ले लेते हैं कि उसे नहीं पता है कि उसकी किडनी खराब है, तो उसको ऐसी कौन-कौन सी जांचें करवानी चाहिए, कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिससे उसको पता चल जाएगा कि देखिए मेरी किडनी खराब हो गई? जी, अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ सिम्पटम्स भी होते हैं जिसे हमें पता होना चाहिए कि किस तरह के सिम्पटम्स में हमें टेस्ट कराने चाहिए। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी धीरे-धीरे स्वेलिंग रेगुलर बेसिस पे आना शुरू हो जाए, यूरिन के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाए, यूरिन में झाग आए या दूसरी तरह के चेंजेस आए जैसे कलर में या क्वांटिटी में, फ्रीक्वेंसी में, तब हमें कुछ जांचें करानी चाहिए। उसके अंदर सबसे प्रमुख जांच जो होती है, वो ब्लड टेस्ट के अंदर हमारी शुगर का एक जांच होती है, वो हमें देखना चाहिए। दूसरा, हमारा ब्लड प्रेशर को चेक करना चाहिए। थर्ड, जब हम डायरेक्ट किडनी के टेस्ट पे आते हैं तो केएफटी, जिसे हम किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, वो हमें ज़रूर कराना चाहिए। उसके अंदर कुछ सब पैरामीटर्स होते हैं जैसे क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोलाइट्स। इस तरह के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, वो किडनी को देखने में बहुत सहायक होते हैं। अगर ये पैरामीटर्स अपनी रेंज के अंदर है, तो हमें समझना चाहिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अगर इनके पैरामीटर्स अपनी नॉर्मल रेंज से ऊपर जाते हैं, तो हमें फर्दर टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है। इसमें अल्ट्रासाउंड भी एक बहुत ज़रूरी और मुख्य टेस्ट होता है, जिससे हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ठीक है सर, अब अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आयुर्वेदा से क्या किडनी को मैनेज किया जा सकता है? जी, आयुर्वेद से तो किसी भी रोग को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। सिर्फ दो शर्तें होती हैं। एक, समय पे ट्रीटमेंट होनी चाहिए, समय पे उसका रोग का निदान होना चाहिए। तो अगर हम शुरुआत में ही प्रॉपर आयुर्वेद के जितने भी सिद्धांत हैं उन पे चलेंगे,
तो हम किसी भी रोग को अच्छी तरह से मैनेज भी कर सकते हैं और शुरुआत में उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अब सर हमारे दर्शकों को बताइए कि पहले तो सीकेडी है क्या? और इसके बाद आप ये बताइए कि इसके किस स्टेज पे डॉक्टर्स या फिर जो हॉस्पिटल में है, वो आपको डायलिसिस के लिए बोल सकते हैं? देखिए, सीकेडी जब भी अर्ली डायग्नोसिस होता है, तो या तो क्रेटनिन हमारा 3 के आसपास होता है, तो सिम्पटम्स कुछ आना शुरू होते हैं। तो उस समय जब पेशेंट जाँच करवाते हैं, तो उनको पता लगता है कि हमारा क्रेटनिन समटाइम्स 3 के आसपास मिलता है या 2 के आसपास, 2.5 के आसपास। जब धीरे-धीरे, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव इलनेस है, ये एक ऐसा रोग है जो धीरे-धीरे प्रोग्रेस करता है। इसके कारण पे भी हम डिस्कस करेंगे अभी कि क्या-क्या कारण हो सकते हैं इसके। मगर जब ये किसी भी कारण से बढ़ना शुरू होता है, तो ये क्रेटनिन लेवल ऊपर जाना शुरू होता है। और एक ऐसा सामान्य सा एक निर्देश है कि 5 या 5 से ऊपर जब क्रेटनिन आना शुरू होता है, तो आमतौर पे देखा गया है कि प्रैक्टिकली हॉस्पिटल्स में नेफ्रोलॉजिस्ट डायलिसिस, हीमोडायलिसिस करने की सलाह पेशेंट को देने लगते हैं। तो सर जैसे ये किडनी के जो जितने भी बीमारी हैं वो काफ़ी बढ़ रही है। जी। तो आजकल के समय में सर ये भी देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि आपसे मेरी पीछे ही बात हुई थी तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस आपने बताए थे जो यंगस्टर्स काफ़ी आ रहे हैं इससे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह आप बताइए। देखिए, सिर्फ किडनी का रोग ही नहीं, मुख्य रूप से 3 तरह के ऐसे रोग हैं, जो पिछले 2 दशकों में यानी आखिरी के 15-20 सालों में हमें बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल दिख रहे हैं। बिल्कुल। उसमें आपका डायबिटीज़, हुँ, बिकॉज़ इंडिया इज़ डायबिटिक कैपिटल है, डायबिटीज़ कैपिटल है। उसके साथ में ब्लड प्रेशर, हुँ, किडनी फेलियर्स और लिवर सिरोसिस, ठीक है। लिवर फेलियर। तो ये इस तरह के जो रोग हैं और उसमें कैंसर भी शामिल है। तो इस तरह के जो रोग हैं देखा गया है कि 15 से 20 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और इसका एक ही पॉइंट आउट होता है कि हमारा लाइफ़स्टाइल और हमारे स्ट्रेस लेवल। खाने का जितना भी हमारा हिसाब है, आपको पता है सब कुछ चेंज हो चुका है। हम बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड हुँ, और जंक फूड पे आ चुके हैं, जिसके कारण हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, वो खराब होना शुरू हो गया है। हम लैक ऑफ एक्सरसाइज भी इसमें बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जी। इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि ये दोनों मुख्य कल्प्रिट हैं सीकेडी को उत्पन्न करने में। तो सर जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ हो गई, ये मुख्य कारण आप बता रहे हैं। बिल्कुल। ये मुख्य कल्प्रिट हैं। तो अब डाइट से क्या इसको ठीक किया जा सकता है? क्या किडनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको डाइट से ठीक किया जाता है कि डाइट मैंने अच्छी कर ली तो क्या मेरी किडनी ठीक हो जाएगी? अ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि देखो किडनी अपने हुँ, आप में एक प्यूरिफाई करने वाला ऑर्गन है। हुँ, बिल्कुल। एक्सक्रीशन करता है ये ऑर्गन। और इसमें मैं योगा को भी ऐड करना चाहूँगा जी, जी, मैं उस पे कि क्या आऊँगा, योगा से भी ठीक हो जाएगा? उस पर भी मैं आऊँगा। बिल्कुल। एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम होता है हुँ, वेस्ट को निकालना। तो वेस्ट की मात्रा को निर्धारित करने के लिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि इनटेक कैसा है हमारा। तो इसलिए डाइट बड़ी ज़रूरी हो जाती है, हुँ, क्योंकि मान लीजिए आप बहुत हाई लेवल पे पोटेशियम खा रहे हैं या ऐसे प्रोडक्ट खा रहे हैं जिसमें पोटेशियम या फास्फोरस रिच प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन जितनी मात्रा में वो इस्तेमाल होंगे, एक्स्ट्रा जो पोटेशियम या फास्फोरस या इलेक्ट्रोलाइट होंगे, उनका निकलना प्रॉपर तरीके से रेगुलर बहुत ज़रूरी है। जब एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो कुछ भी आप खाएँगे, वो बॉडी में बिल्डअप होता जाएगा, जिसके कारण से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हुँ। वो भी जब अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएँगे, तो वो टॉक्सिन्स का काम करेंगे। तो इसलिए डाइट इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। किडनी पेशेंट के अंदर बहुत ही नपा-तुला आहार लेना पड़ता है। बहुत ऑब्वियस है कि वो स्टेज वाइज़ जो किडनी की स्टेजेज़ हैं, हुँ, क्रेटिनिन लेवल के हिसाब से, यूरिया लेवल के हिसाब से और प्रोटीन कितना पास आउट हो रहा है यूरिन में, उसके हिसाब से एक एक्सपर्ट डायटीशियन उस पे काम करके बताता है। तो हमें बिल्कुल नपा-तुला आहार लेना पड़ता है। सर आजकल लाइफ़स्टाइल की भी बहुत अच्छी बात होती है कि आजकल जो जितनी बीमारियाँ हो रही है वो लाइफ़स्टाइल की वज़ह से भी हो रही है। तो हमें किडनी को हेल्दी रखने के लिए या किडनी जिसको किडनी की बीमारी है, उसको अपनी किडनी को कैसे मैनेज कर जी। सके, उस कैसा लाइफ़स्टाइल जीना चाहिए उसे? लाइफ़स्टाइल में आप देखिए हमारा सोना, हुँ, उठना, बैठना, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ़ दवाइयाँ खाना नहीं है। आयुर्वेद सुबह से शुरू हो जाता है, जब आप उठते हैं, कितने बजे उठते हैं, जी, आपकी दिनचर्या कैसी है, बिल्कुल। आपका टोटल फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है, किस समय पे आप खाना खा रहे हैं, किस जगह पे बैठ के खा रहे हैं और किस माइंडसेट से खा रहे हैं।
ये भी बहुत, माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। क्योंकि आप अगर जल्दी जल्दी खा रहे हैं, आप तनाव के अंदर खा रहे हैं, तो वो खाना खाना माना गया है कि विष के समान होता है। बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल जितना इम्पोर्टेंट डाइट है, उतना इम्पोर्टेंट हमको स्ट्रेस फ्री रहना भी है। और उसके लिए डेली फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में, खेल है, वॉकिंग है, जिम है, योगा से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि योग में जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राण शक्ति जब बढ़ती है और वो सब ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो हमको बड़े बड़े रोगों से बचा लेती है, लाइफ स्पेन बढ़ाती है। तो जितनी इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी है, उतना मैं कहूँगा योग, प्राणायाम, आसन भी है। मगर उसको अपने बॉडी की प्रकृति के अनुसार किसी एक्सपर्ट योगा से डिजाइन करवाना पड़ता है कि हमें क्या करना है जी। और क्या नहीं करना है। जी। तो सर हमने एक वर्ड काफी सुना है, इसको जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था किडनी पे, तो जी। जीएफआर नाम का एक शब्द था, वो काफी आ रहा था इसमें। जी। तो जीएफआर का क्या रोल रहता है, हमारे दर्शकों को बताइए, और इससे किडनी को कैसे नापा जाता है, किडनी की बीमारी को कैसे नापा जाता है? जीएफआर ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है। फिल्ट्रेशन रेट से समझ सकते हैं कि मतलब ये एक नापने का पैमाना है। अच्छा, पैमाना है। जी, कि ठीक है। पर मिनट जो किडनी है वो कितना यूरिन एक्सक्रीट कर रही है या कितना यूरिन फॉर्मेशन कर रही है। ठीक। तो जीएफआर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जीएफआर के बेसिस पे ही जो स्टेजेस का नोमेनक्लेचर है, जिस प्रकार हमने स्टेजेस को बांटा हुआ है किडनी फेलियर की, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक, वो जीएफआर के आधार पे ही बांटा गया है। फॉर एग्जांपल, जीएफआर आपका एक हेल्दी इंडिविजुअल में जिसमें दोनों किडनी काम कर रही है, हमारा 90 और अबव रहता है। तो जब वो 90 और 60 का जो रेंज है, जब उसमें आना शुरू होता है तो वो स्टेज 1 कहलाती है। ठीक। तो इस तरह से फर्दर स्टेजेस बढ़ती रहती है। तो आप बता सकते हैं कि कितने स्टेज हो सकते हैं इसमें किडनी किडनी नोमेनक्लेचर में हमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 को हमने दो भाग में बांटा हुआ है, स्टेज 3A एंड स्टेज 3B, और फिर 4th स्टेज आती है और फिर लास्ट स्टेज आती है। तो स्टेज 3 तक या स्टेज 4 तक क्या किडनी की बीमारी को ठीक किया जा सकता है? स्टेज 4 में भी अगर हम योगा या फिर आयुर्वेदा का साथ? देखिए, ये ऑर्गन फेलियर जितने भी होते हैं, आप किडनी ले लीजिए या कोई भी ऑर्गन फेलियर है, इसमें सबसे पहले हमारा टारगेट रहता है पेशेंट की प्रोग्रेशन को रोकना। ठीक है। क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा, माइंडसेट, हमें कोई भी पेशेंट होता है, हमें माइंडसेट ये समझना पड़ेगा कि जिस हम थेरेपी में जाते हैं, जिस थेरेपी में हम जा रहे हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करें। तो सबसे पहले हमें अपना डिजीज के स्टेज को पहचानना पड़ेगा और हम कितनी तेजी से प्रोग्रेशन कर रहे हैं, ये पहचानना पड़ेगा। तो सबसे पहले डॉक्टर का क्राइटेरिया होता है कि आपकी प्रोग्रेशन को रोका जाए, फर्दर वो स्टेजेस में ना बढ़े। बिल्कुल। तो अगर हम सही समय पे सही तरीके से फॉलो करते हैं जो जो बताया जाए, तो हमने बिल्कुल ये अनुभव के तौर पे देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। अब क्योंकि हर बॉडी इंडिविजुअल अलग अलग है, तो हमें उसके हिसाब से इंडिविजुअलाइज तरीके से चलना पड़ता है। मगर इसमें कोई संदेह नहीं है कि पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिलता है अगर वो आयुर्वेद को फॉलो करेंगे। बिल्कुल, आयुर्वेद को फॉलो करेंगे तो आराम मिलेगा, जरूर मैनेज हो सकती है। जी। तो सर अब जिस क्वेश्चन का देखो सब इंतजार कर रहे थे, वो है कि किडनी खराब जब होती है तो उसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं सर? क्योंकि यूट्यूब में हमारे चैनल में काफी कमेंट्स आते हैं कि हम इसको कैसे पता है, हमें क्या क्या सिम्टम होंगे, तो आप इसको एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। जी, देखिए, इनिशियली जब किडनी खराब होना शुरू होती है, बहुत सामान्य भाषा में बता रहा हूँ, शुरू में तो बहुत समय तक कोई सिम्टम नहीं आता है। जब वो स्टेज 1 में आता है, 2nd में आता है, तो बहुत ज़्यादा मेजर सिम्टम्स नहीं आता है। कुछ पेशेंट्स में आ सकते हैं बहुत माइनर सिम्टम्स, जैसे बहुत थकान होना थोड़ी थोड़ी, तो लेकिन ज़्यादातर नहीं आता है। जब स्टेज 2 पार होता है, 3rd तक आते आते कुछ सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से हमें यूरिन के अंदर चेंजेस दिखते हैं, जैसे पहले मैंने बताया अभी, यूरिन में झाग आना और यूरिन का कलर बदल जाना, फ्रीक्वेंसी या तो कम हो जाना या ज़्यादा बढ़ जाना, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होना, है ना। तो इसके साथ में भूख का कम हो जाना, बॉडी में किसी जगह पे स्वेलिंग का दिखाई देना, बहुत ज़्यादा थकान रहना, पूरी एनर्जी वाइज बिल्कुल लो हो जाता है इंसान। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो पहला सिम्टम जो होता है भूख पे पड़ता है। भूख बिल्कुल कुछ अच्छा ना लगना खाने में। ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन और मेजर सिम्टम्स हैं जो शुरू में आते हैं। तो इस समय क्रैम्प्स होना, है ना। फिर धीरे धीरे स्टेजेस बढ़ती हैं तो वो इम्पैक्ट करता है आपके इन्हीं सिम्टम्स की सिवियरिटी बढ़ जाती है। अच्छा, इनकी सिवियरिटी बढ़ जाती है। जी जी। मसल वास्टिंग होती है, क्रैम्पिंग होती है,
क्योंकि प्रोटीन लॉस होता है तो वीकनेस आती रहती है हम्म। पेशेंट्स में। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें जितना जल्दी हो सके अपनी जांचों को करा के ट्रीटमेंट शुरू करानी चाहिए। मतलब जितना जल्दी आप जांच कराएंगे बिल्कुल। उतना ही जल्दी आपको आराम मिल सकेगा, जी। वरना जितनी लेट कराएंगे उतना ही लेट आपको आराम आप मिलेगा। देखिए जितना नेफ्रॉन्स की डेथ होती जाती है, बिल्कुल। नेफ्रॉन जितना मरते जाते हैं फिर उतना मुश्किल हो जाता है। तो जितना अर्ली आपको पता लगे आप एलोपैथी जो भी दवाई या नेफ्रोलॉजी रिकमेंड करवाते हैं उसके साथ में आयुर्वेद को जरूर सहायता के रूप में साथ में शुरू करना चाहिए। तो डॉक्टर निखिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे दर्शकों को आपने बहुत सारी जानकारी दी। तो आप सभी ने जाना कि किडनी से रिलेटेड कितने कितने आपको टेस्ट कराने होंगे, क्या क्या करना होगा इसको सही कंट्रोल में रखने के लिए किडनी की बीमारी को। तो अगले एपिसोड में हम दोबारा मिलेंगे आपके साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।